ओके स्टूडेंट्स, तो टोपोलॉजी के आज के लेक्चर जो लेक्चर नंबर 19 है, इसमें हम एक थ्योरम करेंगे। एंड कल हमने यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की बात करी थी। एंड टुडे वी विल डिस्कस दिस थ्योरम। व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ दिस थ्योरम? इट इज X be a metric space and Y be a complete metric space, and let A be a dense subset of X if F is uniformly continuous mapping of A into Y, then F can be extended uniquely to a uniformly continuous mapping G of X into Y. What this mean कि हमारे पास सबसे पहले तो ए हमें क्या दिया है? डेंस सेट। तो डेंस सेट का पता है आपको? अगर ए डेंस सेट है तो ए क्लोजर जो होगा वो एक्स के बराबर होगा। ठीक। व्हाट दिस मीन? इट मीन्स दैट ए क्लोजर क्या होता है? ए क्लोजर इज ए प्लस लिमिट पॉइंट्स ऑफ ए, लिमिट्स पॉइंट्स ऑफ ए। तो इट मीन दैट अगर हम इसको ग्राफिकली बनाएं तो आपको याद होगा, पहले भी प्लॉट करा, तो ए जो होगा वो जस्ट बिल्कुल एक्स से बिल्कुल सटा होगा, है ना? ज्यादा डिस्टेंस नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ए ये है, ए क्लोजर में और कौन से आने हैं जो ये पॉइंट बच जाएंगे? दे शुड बी लिमिट पॉइंट ऑफ ए, तभी ए क्लोजर एक्स के बराबर आएगा, क्योंकि ओवरऑल तो ये एक्स है। तो ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम इज कि वी हैव दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई। ओके। तो एक्स के अंदर जो अपना ए है, अब ओबीएस है, वैसे ही बनाना पड़ेगा जैसे हम बात कर रहे हैं ये वाला, क्योंकि ए के अंदर ए जो डेंस है एक्स के अंदर, लाइक दिस इज आर ए। ए से वाई को एक फंक्शन है एफ। एफ इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस मैपिंग ऑफ ए इंटू वाई। ठीक। तो ये बोलता है कि देन एफ कैन बी एक्सटेंडेड uniquely to a uniform continuous mapping G of X। एक्सटेंड क्या हुआ स्टूडेंट? देखो, एक्सटेंशन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसका डोमेन बड़ा हो गया। पहले इसका डोमेन क्या था? एफ वाज मैपिंग ए टू बाई, और आफ्टर दैट अगर ये इन्फिनिट कांस्टेंट है तो इसको एफ को, इस एफ का डोमेन बढ़ गया, यहाँ पे एक्स हो गया, एक्स टू वाई, और इसकी नई एक्सटेंशन जो बनाई वो जी बनाई। क्यों? समझ आ गई स्टेटमेंट? यस अभिषेक, समझ आया स्टेटमेंट क्या बोल रहा है ये? यस सर। तो पहले जो एफ का डोमेन है वो ए है, और एक्सटेंशन वर्ड इज यूज कर रहे इट मीन दैट उसका डोमेन इंक्रीज होगा। तो सबसे पहले लेट D1 and D2
T1 and T2 be the matrix on X and Y. ओके, अब दो केस हो सकते हैं, हो सकता है कि ए जो वो एक्स के बराबर ही हो, देन नथिंग टू प्रूव, ठीक है। इफ ए इज इक्वल टू एक्स देन कंक्लूजन इज ऑब्वियस, तब तो प्रूव करने की जरूरत ही नहीं, ऑब्वियस वो एफ ही एक्सटेंशन हो गई फिर तो। दूसरा केस ले लिया, देयरफॉर वी अज्यूम दैट ए नॉट इक्वल टू एक्स। नाउ टू बिगन वी बिगन बाय शोइंग हाउ टू डिफाइन मैपिंग जी। अब हमने जी को डिफाइन करना है। अब x जो है, a जो है वो x के बराबर नहीं है, ठीक है, तो डेफिनेटली देयर विल बी सम गैप, ठीक। तो a के अंदर नहीं, इट मीन दैट x कहीं यहाँ जैसे होगा बी साइड में, दिस इज योर x, ओके। इसका मतलब x अगर a में है, x अगर a सॉरी a जो अगर x के बराबर नहीं है, इट मीन दैट यहाँ पे कुछ पॉइंट्स होंगे, देयर विल बी पॉइंट्स जो a और x के बीच में होंगे, और वो पॉइंट डेफिनेटली ए के क्या होने, लिमिट पॉइंट होने हैं, क्योंकि ए जो क्लोजर है तो ए डेंस है, तो ए क्लोजर एक्स के बराबर आना है। सम पॉइंट्स आर देयर, सो जस्ट लाइक एक्स मान लेगी यहाँ एक पॉइंट है, ठीक। तो अब यहाँ पे भी दो केसेस हैं, यहाँ पे कर दिया कि अगर एक्स इज ए पॉइंट ऑफ ए, अगर ये एक्स अंदर हुआ, ए के अंदर हुआ, देन वी डिफाइन जी ऑफ एक्स टू बी एफ ऑफ एक्स। तब तो हम, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी जो मैपिंग है एफ की, वो ए टू वाई तो ऑलरेडी है, और अगर मान रहे हैं कि ए जो है वो एक्स के बराबर नहीं है, तो डेफिनेटली यहाँ पे एक्स लिखेंगे, लिखेंगे तो हम एक्स यहाँ पे मैपिंग में, लेकिन हम बोल रहे हैं कि ये जो एक्स के अंदर एक पॉइंट है, क्योंकि एक्स के अंदर ए भी प्रेजेंट है, तो अगर एक पॉइंट एक्स हम लेते हैं और वो पॉइंट ए के अंदर है, तो ऑब्वियस एक्स के अंदर तो हुआ ही हुआ, क्योंकि ए जो है वो एक्स के अंदर है, ए एक्स का सबसेट है। बस कंट्रोवर्सी यहाँ पे ये है कि ये ए के बाहर हो और एक्स के अंदर हो, वो वाला इंटरेस्टिंग केस है। अगर ये ए के अंदर है, फिर तो जो आपको गिवन है ये वाला काम ही कर जाएगा हमारा, तब तो हम जी ऑफ एक्स को एफ ऑफ एक्स ही ले सकते हैं। क्लियर होगी बात? तो दो केसेस में हमारा जी ऑफ एक्स जो है वो एफ ऑफ एक्स ही होगा। कब? पहला केस, जब ए जो है अगर एक्स के बराबर होगा तब भी हम जी को एफ ऑफ एक्स ही ले लेंगे, और दूसरा, अगर ए एक्स के बराबर नहीं है और अगर हम एक पॉइंट लेते हैं और वो पॉइंट ए के अंदर है, तब भी हम इसको जी ऑफ एक्स को एफ ऑफ एक्स ले सकते हैं, ठीक है। तीसरा केस जो इंटरेस्टिंग है, ए और एक्स बराबर नहीं है, तो देयर विल बी सम पॉइंट्स, ये पॉइंट लिया जो ए के अंदर नहीं है लेकिन एक्स के अंदर है, एक्स बी ए पॉइंट इन ए कॉम्प्लीमेंट, दैट इज एक्स माइनस ए, या हम ये भी बोल सकते हैं कि ए क्लोजर में होगा, ओके। सिंस ए इज डेंस, तो स्टूडेंट मैंने अभी बोला आपको कि ये जो पॉइंट होंगे, यहाँ जितने भी पॉइंट होंगे, वो सारे के सारे क्या होने वाले हैं, यह अपेक्षा क्या होंगे भाई, यहाँ पे जो अपेक्षा बताएगी, अपेक्षा यहाँ बताओ, ये जो पॉइंट होंगे एक्स और ए के बीच में, ये पॉइंट, इन पॉइंटों का ए के साथ क्या रिलेशन होगा,
लिमिट पॉइंट होंगे। हाँ, लिमिट पॉइंट होंगे। ठीक है, सबको क्लियर हो गया? क्यों लिमिट पॉइंट होंगे? क्योंकि एक डेंस है, तो ए क्लोजर जो होगा वो एक्स के बराबर होना है। इसका मतलब ए और जो एक्स के बीच में गैप था, वो सारे के सारे क्या उसके लिमिट पॉइंट होंगे, तभी एक्स के बराबर आएगा ये। तो ठीक है, एक्स जो है वो ए के अंदर नहीं है, ए के बाहर है, लेकिन ए डेंस है, तो ये एक्स पक्का किस लिमिट पॉइंट होगा। और लिमिट पॉइंट होगा तो वो किसी ना किसी सीक्वेंस की लिमिट भी होगी। तो वही लिखा, एक्स इज ए लिमिट ऑफ ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस ए एन इन ए। क्लियर होगी बात? तो यहाँ पे A1 A2 इस तरह की कोई सीक्वेंस एग्जिस्ट करेगी, और ये सीक्वेंस धीरे धीरे उस पॉइंट को कन्वर्ज करेगी। क्लियर होगी बात? यस सर। Okay, so then sequence AN is Cauchy sequence Q, क्योंकि हमने पढ़ रखा है every convergent sequence is Cauchy sequence. We know every convergent sequence is Cauchy sequence in metric space. डेफिनेटली ये जो सीक्वेंस है जो ए एक्स को कन्वर्ज कर रही थी, तो ये क्या होगी? कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगी। और कन्वर्जेंट होगी तो कॉची सीक्वेंस होगी। ओके, देन so the sequence so sequence AN is a Cauchy sequence, और F जो वो ऑलरेडी यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस है। तो ये माइक ऑफ कर लो भाई, किसका माइक ऑन है? उसके बाद हमने एक थ्योरम पढ़ रखी है कि अगर जब मैपिंग, जो दो सेट के बीच में मैपिंग है, अगर एक्स है ये वाई है, और इन दोनों के जो मैपिंग है एफ है वो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस है, तो यहाँ पे सीक्वेंस अगर एक्स एन एक्स को कन्वर्ज कर रही है, तो इधर डेफिनेटली एफ ऑफ ए एन भी किसको कन्वर्ज करेगी? एफ ऑफ एक्स को कन्वर्ज करेगी। हमने थ्योरम लास्ट लेक्चर में किया था। सो दैट्स वाई अगर ये कौची सीक्वेंस है ए एन, ये कौची सीक्वेंस कहाँ पे हुई? इन एक्स, क्योंकि ए कहाँ पे है? एक्स में है, तो ये ए की ही सीक्वेंस है, तो इट कौची सीक्वेंस इन एक्स यू कैन से। सो डेफिनेटली एफ यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस है, सो एफ ऑफ ए एन इज ए कौची सीक्वेंस इन वाई। ये क्लियर हो गया? कोई डाउट नहीं इसमें? अब हमें बाई जो है, सिंस बाई इज कंप्लीट, बाई हमें कंप्लीट देके रखा है। सो कंप्लीट में क्या होता है? अगर मैट्रिक स्पेस कंप्लीट हो, तो कौची सीक्वेंस डेफिनेटली कन्वर्ज करेगी, और कन्वर्ज जिसको करेगी वो पॉइंट डेफिनेटली वाई में होना चाहिए। सो देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट इन वाई, वी कॉल दिस पॉइंट जी ऑफ एक्स। ये मिल गया हमें पॉइंट स्टूडेंट्स, जो हमने, जिसको हम ढूंढ रहे थे, जी ऑफ एक्स ढूंढ रहे थे। वी कॉल दिस पॉइंट जी ऑफ एक्स सच दैट a sequence an converts to g of x. We must make some sure that g of x depending only x, not on the sequence an. ऑब्वियस है, जब सीक्वेंस कन्वर्ज करती है तो वो एन पे डिपेंड नहीं करनी चाहिए। ठीक, तभी कौची तभी वो सीक्वेंस कन्वर्जेंट मानी जाती है। अगर जैसे सपोज करो ये सीक्वेंस है 1/n, तो ये कन्वर्ज 0 को करती है, यहाँ पे इसमें कोई एन नहीं होना चाहिए। क्लियर? या कोई किसी
पॉइंट को कन्वर्ज करेगी, तो डेफिनेटली यहाँ पे कन्वर्जेंस जी ऑफ एक्स को होगी, तो ओनली वो एक्स के ऊपर डिपेंड कर सकती है, एन के ऊपर नहीं, ये बोलना चाह रहा है ये। सो लेट अनदर सीक्वेंस ले लेते हैं। अब हम चेक करेंगे कि अगर सीक्वेंस अलग लेते हैं तो तब भी वो जी ऑफ एक्स को ही कन्वर्ज करना चाहिए, किसी डिफरेंट को नहीं करना चाहिए। ठीक, तो लेट बी अनदर सीक्वेंस इन ए सच दैट वी एन जो वो एक्स को कन्वर्ज कर रहा है। सो मेट्रिक डी वन ए वन कॉमा बी एन इज कन्वर्ज टू जीरो। ये तो क्लियर ही है। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास एक्स है, ये देखो ये हमारे पास एक्स पॉइंट है, ये वाला पॉइंट एक्स है, इसको ए एन भी कन्वर्ज कर रहा है, और कोई सीक्वेंस एक और लेते हैं बी वन बी टू बी थ्री, वो भी इसको कन्वर्ज कर रही है। तो डेफिनेटली हमारे पास एक थ्योरम होती है कि अगर ए एन एक्स को कन्वर्ज कर रहा है, बी एन भी एक्स को कन्वर्ज कर रहा है, तो डेफिनेटली मीट्रिक ऑफ ए एन कॉमा बी एन किसको कन्वर्ज करेगा? डी एक्स एक्स को। तो एक्स एक्स सेम है तो क्या आएगा? जीरो आएगा। तो इसका मतलब मीट्रिक ऑफ ए एन कॉमा बी एन जो है वो जीरो को कन्वर्ज करेगा। ठीक। सो यहाँ पे डेफिनेटली ए एन और बी मीट्रिक ऑफ ए एन बी एन कन्वर्ज टू जीरो, एंड सो बाई यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस फिर वही चीज आ गई कि अगर ये जीरो को कन्वर्ज कर रही है तो इमेज ऑफ ए एन एंड इमेज ऑफ बी एन, एफ ऑफ ए एन एंड एफ ऑफ बी एन कन्वर्ज टू जीरो। मेट्रिक चेंज कर देना, क्योंकि ये मेट्रिक एक्स का है तो डी वन लिखा, और यहाँ मेट्रिक वाई का हो जाएगा तो डी टू हो जाएगा। ठीक है, एंड बाय द यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी ऑफ एफ इज कन्वर्ज टू जीरो। सो क्लियर क्लियर सी बात होगी यहां से कि एफ ऑफ ए एन किसको कन्वर्ज कर रहा था? जी ऑफ एक्स को। ठीक। और यहाँ पे डी टू जो है और एफ ऑफ ए एन एंड बी एन जीरो कन्वर्ज कर रहे हैं जीरो को, तो डेफिनेटली जो एफ ऑफ बी एन है वो भी जी ऑफ एक्स को ही कन्वर्ज करेगी। क्लियर? क्योंकि इन कन्वर्ज करने का मतलब क्या हुआ कि दे आर कहीं ना कहीं आपस में इक्वल है, तो अगर ये इसको कन्वर्ज कर रहा है तो ये भी इसको कन्वर्ज करेगा। ठीक। या आप ये बहुत दूसरा लॉजिक ये लगा सकते हैं कि दे आर कन्वर्जिंग टू ईच अदर, सो डेफिनेटली दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। तो जो एफ ऑफ ए एन जिसको कन्वर्ज कर रहा है उसी को एफ ऑफ बी एन कन्वर्ज करेगा। तो इससे क्या प्रूव हो गया कि ये प्रूव हुआ इससे कि ये जो जी ऑफ एक्स है वो सीक्वेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता। हमने बी एन ए एन सीक्वेंस ली तो एफ ऑफ ए एन जी ऑफ एक्स को कन्वर्ज करा, हमने एफ ऑफ बी एन लिया वो भी जी ऑफ एक्स को कन्वर्ज करा, इसी तरह से एफ ऑफ सी एन लेंगे वो भी जी ऑफ एक्स को कन्वर्ज करेगा। तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, सीक्वेंस अलग अलग होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इट ओनली किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? ये एक्स के ऊपर। मेन चीज क्या है कि जो भी हम सीक्वेंस ले रहे हैं, जैसे बी एन ली तो वो किसको कन्वर्ट कर रही थी? एक्स को कन्वर्ट कर रही है। ए एन ली तो किसको कन्वर्ट कर रही थी? एक्स को। ये मैटर कर रहा है बस, ये नहीं मैटर कर रहा है भी सीक्वेंस का नेचर क्या है, इतना हमें कंफर्म होना चाहिए कि वो एक्स को कन्वर्ट कर रही है, तो इट मीन दैट तो जी ऑफ एक्स जो हमने सेलेक्ट फाइंड आउट किया, दैट इज डिपेंडिंग अपॉन एक्स ओनली, नॉट डिपेंडिंग अपॉन द सीक्वेंस। क्लियर हो गया ये? तो यहां तक सेट, ऑल सेट। अब नाउ
we show that G is uniform continuous. अब हमने प्रूव करना है कि ये जो फंक्शन है ये यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस है। देखो अभी तक हमने किया क्या कि जो x था वो किसको बिलोंग कर रहा था, किसको बिलोंग नहीं कर रहा था, ए को बिलोंग नहीं कर रहा, तो डेफिनेटली कहाँ बिलोंग करेगा वो, ए क्लोजर को बिलोंग करेगा, या एक कॉम्प्लीमेंट बोल लो आप। ठीक है, बाहर होगा, लिमिट पॉइंट बाहर होगा वो, और डेफिनेटली किसके बराबर होगा, एक्स। तो इसका मतलब अब हमने एक ऐसा फंक्शन फाइंड कर लिया जिसका डोमेन जो एक्स है, ये यही हो गया ना। ठीक, क्योंकि हमने एक्स लिखा, एक्स बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट मीन्स एक्स को छोड़ के जो एलिमेंट होंगे, ए को एलिमेंट छोड़ के होंगे तो वो लिमिट पॉइंट ही होने, वो ए क्लोजर होना, तो वो एक्स के बराबर होगा वो। तो बस अब ये प्रूव करना है कि जी जो है, एक्सटेंशन हमने कर दी, अब प्रूव करना है कि जी आपका यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस है। तो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या होता है, दो पॉइंट लेंगे तो उनके बीच में जो मेट्रिक है, तो ये देखिए कैसे इसमें किया है। तो एफ इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस, तो पहले तो एफ की हमने डेफिनेशन लगा दी, और गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन जीरो सच दैट फॉर ए एंड ए डैश इन ए वी हैव, क्योंकि एफ जो है वो डिफाइन कहाँ पे है, एफ की डिफाइनिंग है ए टू वाई, तो यहाँ पे जो पॉइंट आएंगे वो ए से आएंगे। ए और ए डैश दो पॉइंट ले लिए क्योंकि ये इसके ऊपर ही यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस है, ए के ऊपर। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी। इसमें अब जब हम यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस लिखते हैं तो क्लियर सी बात है कि यहाँ पे डेल्टा जो है वो ओनली एप्सिलॉन पे डिपेंड करेगा, पॉइंट्स के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक, सो डी वन ए कॉमा ए डैश इज लेस देन डेल्टा, so metric of d2 f of x comma f of a dash it's less than epsilon। क्लियर। चलो तो देखते हैं इसका यूज, ये तो जस्ट हमें गिवन था तो हमने ये डेफिनेशन लगाया है, वो हमें जी के ऊपर करना है। तो हमने अब x ले लिया, अब g जो है, g की मैपिंग है x टू y, तो अब ये जो पॉइंट लिए वो डेफिनेटली x से लेंगे हम। तो लेट बी x एंड x डैश बी एनी पॉइंट इन x। अब इसमें एक चीज और है ना, क्योंकि एक्स में तो लिए हमने पॉइंट, एक्स में लिए तो यहाँ पे भी हो सकते हैं दोनों, क्योंकि एक्स के अंदर भी ए है और यहाँ बाहर भी हो सकते हैं। ठीक है, सच दैट अब जो जो कंडीशन यहाँ पे ए के एलिमेंट के लिए है वही कंडीशन एक्स के एलिमेंट के लिए भी होल्ड करेगी। क्लियर कि नहीं करेगी? यस, एनीबॉडी बताओ। अपेक्षा, क्यों ऐसा जरूरी है क्या है? सर क्योंकि ए भी जो है वो डोमेन है और एक्स भी डोमेन है, और ए जो है वो एक्स के अंदर ही है। वो तो ठीक है, पर एक्स के जो पॉइंट थोड़े बाहर होंगे ना, जो बाहर, क्योंकि एक्स अंदर वालों के लिए तो ठीक है, पर ये जो जैसे प्लॉट कर रहा हूं मैं, यहाँ जो पॉइंट होंगे उन पॉइंटों के लिए, ये जो पॉइंट होंगे ये भी एक्स के पॉइंट है। बोलो, क्योंकि एक्स और ए में थोड़ा जो पॉइंट्स होंगे वो लिमिट पॉइंट सर होंगे। ठीक है, इसमें ठीक है, ये हो जाएगा, क्योंकि इसके क्या होंगे, ए के लिमिट पॉइंट होंगे तो ए से ज्यादा दूर होंगे नहीं वो। गॉट माय पॉइंट? ओके, अगर वो पॉइंट एक्स और एक्स डैश ए के अंदर नहीं होंगे तो कहाँ होंगे, ए के लिमिट पॉइंट होंगे,
तब भी ये इसको सेटिस्फाई करेंगे करेंगे, ठीक है। ओके, तो नाउ इट इज, सो इट इज suffixes टू शो दैट, हमें जस्ट ये तो हो गया, हमें ये शो करना है कि D2 का D2 मेट्रिक g ऑफ x कॉमा g ऑफ g डैश इज लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन आना चाहिए बस, ठीक है। तो अब ये चेक करते हैं। तो x और x में x और x डैश x में है, फिर वही लॉजिक जो x के लिए लॉजिक लगाया था हमने, कि अगर यहाँ पे x है तो एक सीक्वेंस एग्जिस्ट करेगी, A1 A2 वो x को कन्वर्ज करेगी, ठीक। तो यहाँ पे एक x है और एक x डैश है, तो डेफिनेटली अंदर होंगे तब भी और ए के बाहर होंगे तब भी एक सीक्वेंस एग्जिस्ट करेगी। सीक्वेंस एक ए एन ले ली, एक ए एन डैश ले ली, इज अ सीक्वेंस इन ए सच दैट दे आर कन्वर्ज टू एक्स एंड एक्स डैश। क्लियर होगी बात ये, बिकॉज दे आर लिमिट्स पॉइंट। आप देख रहे होंगे जब तक हमें डेंस सेट की डेफिनेशन क्लियर नहीं है तब तक ये क्लियर पता नहीं चलेगा क्या बोल रहे हैं हम। हमें पता होना चाहिए व्हाट इज डेंस सेट ए। इतना ही फर्क है कि ए के पॉइंट छूटेंगे, जो छूटेंगे ए से जो बाहर होंगे, वो सारे सारे ए के लिमिट पॉइंट होने वाले हैं। तो ऐसा इमेजिन ही कर सकते हैं हम, बाकी उसको फिजिकली प्लॉट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, जैसे मैं यहाँ प्लॉट कर कोशिश कर रहा हूँ प्लॉट करने की। चलो ये हो गया। नाउ ट्राइंगल इनक्वालिटी लगाते हैं। तो 3 पॉइंट इन्वॉल्व कर लिए मैंने यहाँ पे, ठीक है। मेट्रिक ऑफ ए एन कॉमा ए एन डैश इज लेस देन इक्वल टू ए एन कॉमा एक्स प्लस D1 x, डैश प्लस D1 x डैश A1 डैश। ये क्लियर है, इसमें तो किसी को डाउट नहीं, ऐसे कर सकते हैं ना। तो हमने 3 पॉइंट कर लिए एक से, मतलब ये आप बोल सकते हो कि ये ए एन हो गया, यहां से यहां गए एक्स गया, एक्स से फिर एक्स डैश गया, और फिर एक्स डैश से ए एन डैश गया। तो डेफिनेटली ये जो डिस्टेंस है वो दिस प्लस दिस, इससे कम ही होगा। दिस का सम इसका सम इसके सम से तो कम ही होगा। क्लियर है ये सबको? ओके, यस सर। सो स्टूडेंट ये कन्वर्ज, ये इन दोनों का डिस्टेंस जो होगा वो किसको कन्वर्ज करेगा, क्योंकि ए एन जो है वो एक्स को कन्वर्ज कर रहा है, तो डेफिनेटली मेट्रिक ऑफ ए एन कॉमा एक्स किसको कन्वर्ज करेगा, जीरो को कन्वर्ज करेगा। उसी तरह से मेट्रिक ऑफ ए एन डैश और एक्स डैश भी किसको कन्वर्ज करेगा, जीरो को कन्वर्ज करेगा। क्लियर? अब ये बचा दोनों का डिस्टेंस, तो ये हमने ऊपर लिख रखा है कि इन दोनों का जो डिस्टेंस होगा वो डेल्टा से कम होगा, ठीक है। इट विल बी लेस देन डेल्टा। तो ओवरऑल हमारे पास क्या आ गया कि ये जो सीक्वेंसेस हैं इनका जो मेट्रिक है D1 A1 कॉमा A n डैश वो भी लेस देन डेल्टा होगा फॉर ऑल सफिशिएंटली लार्ज n नंबर्स, या यू कैन से कि when n approaches to infinity। ओके, ये देखो ये रिजल्ट मैंने अभी ऊपर आपको बताया भी, ये हमारे पास रिजल्ट होता है, इसका प्रूफ भी आप कर सकते हैं। क्या कि अगर एक्स एन एक्स को कन्वर्ज कर रही है बाई एन बाई को कन्वर्ज कर रही है, तो मेट्रिक ऑफ एक्स एन कॉमा बाई एन किसको कन्वर्ज करेगा, मेट्रिक ऑफ एक्स कॉमा वाई को कन्वर्ज करेगा। क्लियर? तो यही रिजल्ट लगा दिया हमने यहाँ पे, देखो इधर अपना A1 ऊपर मैंने प्रूव करा हुआ है कि
एफ ऑफ ए एन किसको कन्वर्ज कर रहा है, जी ऑफ एक्स को। क्लियर। तो सेम एफ एन डैश किसको कन्वर्ज करेगा, जी ऑफ डैश को। तो एक्स ही बदला ना, डैश ही लगाया इसके ऊपर। तो यहाँ पे पहले ए एन एक्स को कन्वर्ज कर रहा था, और ए एन डैश किसको कन्वर्ज कर रहा है, एक्स डैश को कन्वर्ज कर रहा है। तो ऐसा हो रहा है। तो ये वाला थ्योरम अगर लगाएं हम यहाँ पे, तो डेफिनेटली मेट्रिक ऑफ, ये वाला मेट्रिक ऑफ जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स डैश इज इक्वल टू, इसके बराबर आएगा मेट्रिक ऑफ एफ ए एन। ठीक, यहाँ पे ये लगा ना एरो बिलोंग्स टू, मतलब लिमिट। तो यहाँ पर लिमिट वर्ड लगा दिया मैंने, लिमिट ऑफ डी टू दिस वन। और ये किससे छोटा है, ये किससे छोटा है, ये छोटा है एप्सिलॉन से। ये देखो, दिस इज लेस देन एप्सिलॉन। तो हम कैसे, एफ का कैसे यूज किया हमने, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये बाय बिकॉज ऑफ दिस रिजल्ट। ठीक, इसका प्रूफ भी आप कर सकते हो। तो ना, दिस इज लेस देन एप्सिलॉन। तो यही तो प्रूव करना था हमने, कि मेट्रिक ऑफ जी ऑफ एक्स कॉमा जी एंड जी ऑफ एक्स डैश इज लेस देन एप्सिलॉन, सो जी इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस। ठीक। अब एक वर्ड और लिखा था थ्योरम में, क्या, यूनिकली। तो यूनिकनेस प्रूव करना है। तो यूनिकनेस के लिए आप देख सकते हैं कि यहां से देख लो, यही देख लो। हम मान लेते हैं कि एक और एक्सटेंशन है इसकी, इफ एफ एच मैपिंग फ्रॉम एक्स टू वाई इज एनी यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस एक्सटेंशन ऑफ एफ। एक एक्सटेंशन तो जी थी, एक हमने, एक जी की एक्सटेंशन एफ टू वाई है, एक एक्सटेंशन हमने एच ले ली। Then for any x belongs to capital X and any sequence an in A with an converts to x। ये क्लियर हो गया, सारे डिस्कशन सेम है। जैसे x, ए एक्स हम कैपिटल एक्स से लेंगे, तो वहां पे एक सीक्वेंस एग्जिस्ट करेगी ए एन में, क्योंकि ये इसका क्या होगा, लिमिट पॉइंट होगा। तो डेफिनेटली की लिमिट बन जाएगा ये। ठीक। सो वी हैव h of an equal to f of an, एंड f of n किसको कन्वर्ट कर रहा है, ये q इक्वल हो गया तो क्लियर है, क्योंकि इसकी एक्सटेंशन मान रहे हैं हम मान रहे हैं ना कि f of x इज इक्वल टू g of x है। उसी तरह से f of an जो है वो f g of, सॉरी h of an के बराबर आएगा। ठीक। तो इससे क्या प्रूव हो गया कि h of an किसको कन्वर्ट कर रहा है, g of x को कन्वर्ट कर रहा है। तो h continuous है, तो डेफिनेटली h of a n इक्वल्स टू h of x। और ये तो आपका आ गया कंटिन्यूटी की वजह से। यहाँ पे ना यूनिफॉर्म कंटिन्यूस लिखना चाहिए था, h इज यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म फॉर्मली कंटिन्यूस। तो डेफिनेटली ए एन, एच ऑफ ए एन किसको कन्वर्ज करेगा, एच ऑफ एक्स को। क्योंकि क्यों, क्योंकि एक्स, ए एन जो है वो एक्स को कन्वर्ज कर रहा है। तो दोनों तरफ इमेज लगा दिया यूएन से। ठीक। और यहां से क्या प्रूव हो गया, यहां से कि ऊपर से क्या प्रूव हुआ था, कि एच ऑफ ए एन किसको कन्वर्ट कर रहा है, जी ऑफ एक्स को। ऊपर से प्रूव हो रहा है ए एन इज कन्वर्स टू जी ऑफ एक्स को। तो ये दोनों बराबर होंगे ना फिर, एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स। तो यूनिक भी हो गया। ठीक है, तो आप इस थ्योरम को स्टेप वाइज कर लेना, फिर भी कोई अगर दिक्कत आएगी तो डिस्कस कर लेंगे। सो दिस इज द इंटरेस्टिंग वन, कि हम कैसे
एक एक्सटेंशन एफ की ढूंढ सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि ए आपका डेंस सेट है। ठीक। तो आप देख सकते हैं कैसे हमने ढूंढा। कॉची सीक्वेंस का कंसेप्ट लगा। ठीक है। तो कैसे किया, पहले एक्स लिया, स्मॉल एक्स लिया, और वो एक्स में होगा तो डेफिनेटली वो एक्स जो होगा वो एक सीक्वेंस की लिमिट होगी। ये और लिमिट होगी तो वो कन्वर्जेंट होगी तो कॉची होगी। और कॉची सीक्वेंस अगर है तो एफ अगर यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस है तो एफ ऑफ ए एन कॉची कॉची सीक्वेंस होगी, बिकॉज ऑफ एफ इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस। फिर बाई कंप्लीट था, और बाई कंप्लीट होने की वजह से इस कॉची सीक्वेंस को कन्वर्ज ही करना पड़ेगा बाई में किसी न किसी पॉइंट को। तो दैट इज एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स। बस यहां से जी ऑफ एक्स मिला, फिर जी ऑफ एक्स को हमने ये क्लेम करा कि ये किसी पॉइंट पे ऊपर डिपेंड नहीं करे, सीक्वेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, ओनली एक्स पे डिपेंड करेगा। तो जी हमने एक सीक्वेंस और ले ली बी एन, फिर उस पे चेक करा तो उसको वो सीक्वेंस भी, क्योंकि ये हमने ये क्लेम करा कि ये सीक्वेंस भी किसको कन्वर्ज कर रही है, एक्स को कन्वर्ज कर रही है। और अगर ये एक्स को कन्वर्ज कर रही है तो एफ ऑफ बी एन भी किसको कन्वर्ज करना चाहिए, जी ऑफ एक्स को। ठीक है। तो इसको फिर भी आप ट्राई करना, अगर कोई दिक्कत आएगी तो हम इसको